हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रतिमान एकेडमी में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इस क्लास में क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं। मैं आपसे मैथमेटिक्स पढ़ाने से पहले मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आप अगर सारे चैप्टर्स कवर करते हैं तो आप आसानी से मैथमेटिक्स में 100% स्कोर कर पाएंगे। ठीक है। कई बच्चों को ये दिक्कत रहती है कि हम क्या पढ़ें, कौन सी किताब पढ़ें। कभी एनसीईआरटी पढ़ते हैं, कभी आर एस अग्रवाल पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो आपको ये सब नहीं करना पड़ेगा। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं बोर्ड लेवल के, वो आपको सारे के सारे कराए जाएंगे और एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं आएगा। तो इसी विश्वास के साथ आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहले चैप्टर का नाम है आपका वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं जो ये चैप्टर है, ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। ये भी इससे प्रश्न आता ही आता है। ठीक है। और इसका सिलेबस जो है अब थोड़ा कम कर दिया गया है। पहले कुछ और टिपिकल क्वेश्चन भी इसमें थे जो हटा दिए गए हैं सिलेबस से। तो आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है। ये नहीं कि आप मतलब जो आ नहीं रहा है उसे आप पढ़ रहे हैं। आपको सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है। तो पहले आप डिस्कस करेंगे इसमें हम टॉपिक का कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर में, क्या कंसेप्ट हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला कंसेप्ट हम इसमें पढ़ेंगे संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण। वैसे क्लास 10th में आते आते हमें संख्याओं के बारे में जानकारी हो जाती है। क्लास 9th में ही पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, जिसमें संख्याओं के बारे में बताया जाता है। पर कुछ बच्चे जैसे क्लास 9th में ध्यान नहीं देते, उन्होंने ठीक से अगर नहीं पढ़ाई की है तो वो बिल्कुल निश्चिंत रहें। आपको यहाँ पे बिल्कुल जीरो लेवल से हीरो लेवल तक आपको पढ़ाया जाएगा। आपको हमारा लक्ष्य जो है, हमारी टीम का लक्ष्य ये है कि जो भी बच्चे हमसे पढ़ें इस बार उनका रिजल्ट 90 से अबव रहे और मैक्सिमम जो है बच्चे जो हैं 100 में से 100 मार्क्स ला पाएँ गणित में। ठीक है। गणित एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप विशेष ध्यान रखिएगा। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर बस पढ़ाई शुरू कीजिएगा और आप साथ ही साथ नोट्स बनाते हमारे साथ चलिएगा। आप नोट्स बनाएंगे तो आप रिवीजन अच्छे से कर पाएंगे और रिवीजन ही सफलता की कुंजी है ना। आप जितनी बार मतलब एक ही चैप्टर को 3-3 बार आपको पढ़ के जाना है, फिर आप देखिएगा आपका कहीं भी मार्क्स नहीं कटेगा कोई भी। पिछली बार भी सब बच्चों को पढ़ाया गया था, जैसे सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के ही बच्चों के 100 मार्क्स आ गए हैं। बस ये है, उनके कंसेप्ट क्लियर थे। तो आपको भी विशेष तौर से कंसेप्ट क्लियर करके चलना है और अपने नोट्स बनाते हुए चलना है। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। संख्याओं का वर्गीकरण इसमें हम पढ़ेंगे और इसमें हमें पढ़ना पड़ेगा एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ के बारे में ये दो चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी हैं। दो चीज़ें, एक तो संख्याओं से रिलेटेड आपको किस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ठीक है। और आपको एलसीएम, एचसीएफ और डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम या फिर हम बोलें तो शेषफल प्रमेय, है ना। इसको हिंदी में बोलते हैं शेषफल प्रमेय। यूक्लिड के नाम से दे रखा है वो, आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए ज़्यादा। आपको सिर्फ क्या है, शेषफल प्रमेय आना चाहिए, एलसीएम एचसीएफ आना चाहिए और संख्याओं का वर्गीकरण इस चैप्टर में आपको ढंग से आना चाहिए। ठीक है। संख्याओं के बारे में क्या सवाल बनते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यहीं से पूछा जाएगा। अभी इसी पे डिस्कस करेंगे सबसे पहले। तो आइए शुरुआत करते हैं। आप हेडिंग डाल लीजिएगा, संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण। और जो बच्चे अगर इंग्लिश में भी लिखना चाहते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। ठीक है। तो नंबर्स को हमारा किस तरह से क्लासिफाइड किया गया है, जो हमारे सिलेबस में है वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्याएं जो हैं उनमें सारी संख्याएं हमारी जो भी माइनस अनंत से लेकर माइनस अनंत, चाहे हम -4.5 अगर मैं लिखूं, -4 लिखूं या
-3 लिखूं, -2, -1, -0.5 अगर लिखूं, फिर 0, फिर 1 या 2 या 3 या 3.5 या 4, जितनी भी ये संख्याएं हैं इस तरह की प्लस अनंत तक, जो भी आपको दशमलव के डिजिट में दिख रही हैं या फिर बिना दशमलव के दिख रही हैं, सारी की सारी हमारी क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं हमारी कहलाती हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो माइनस अनंत से लेकर जितने भी दशमलव हैं या पूर्णांक हैं, वो सभी अंक क्या कहलाते हैं? प्लस इन्फिनिटी तक हमारे वास्तविक संख्याएं हमारी कहलाती हैं। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। इसमें वास्तविक संख्याओं को दो भाग में विभाजित किया गया है। गणित में दो भाग में विभाजित किया गया है। अंग्रेजी में इनको बोलते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, तो रियल नंबर्स या वास्तविक संख्याएं एक तो हैं आपके डेसिमल जिन्हें बोलते हैं हम दशमलव, और एक हैं आपके पूर्णांक जिनको अंग्रेजी में बोला जाता है आपका इंटीजर्स। ठीक है, तो आपको बेसिकली ये बातें समझनी हैं कि जो डेसिमल हैं उनका रिप्रेजेंटेशन जो होता है, डेसिमल कितने तरह के होते हैं। तो डेसिमल आपने कुछ देखे होंगे, जैसे आपने देखा होगा 0.6 ऐसे लिखा है, या 0.777 इस तरह से लिखा हुआ आ रहा है कहीं, और आगे डॉट डॉट लगा है। ठीक है, इसके बाद आपने कोई डेसिमल ऐसा भी देखा होगा इस तरह से लिखा हुआ 128945, और ऐसे कुछ भी उसमें रिपीट नहीं हो रहा है, और आपका इस तरह से डॉट डॉट लगा है। डॉट डॉट का मतलब ये है कि ये अशांत है ना। डॉट डॉट का मतलब ये है ये अशांत है। तो दशमलव का जो प्रसार होता है, किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार तीन तरह के हो सकते हैं, या दो तरह के हो सकते हैं, या तो शांत होगा या फिर अशांत। जैसे ऊपर वाले को देखें तो ऊपर वाले में आगे डॉट डॉट नहीं लगा है, इसका दशमलव जो प्रसार है आगे को वो कैसा है? आपका शांत है ना। और इनके आगे डॉट डॉट लगा है, तो ये कैसे हैं? आपके अशांत होते हैं। ठीक, तो दशमलव कैसे कैसे होते हैं आपको मैं बता देता हूं। एक होते हैं आपके शांत आवर्ती, शांत जो कि शांत होंगे, और उसमें क्या हो रही है? आवर्ती हो रही होगी। आवर्ती जैसे फर्स्ट वाला जो एग्जाम्पल है वो इसी का है कि वो आपका शांत है, क्योंकि आगे उसमें डॉट डॉट नहीं लगा है, कट गया है पूरा, और आपकी आवर्ती उसमें हो रही है। अब आप देखेंगे कि आपको देख के तो नहीं लग रहा होगा आवर्ती हो रही है, 0.6 लिखा हुआ है ना, पर आवर्ती आप देखेंगे तो किस चीज़ की हो रही है? इसमें 0 की हो रही है। आगे आप जानते होंगे कि दशमलव के बाद किसी अंक के अगर अंत में हम कितने भी शून्य लगा दें तो उसका कोई महत्व नहीं होता। तो आपका पहला वाला जो है वो कैसा है? शांत, और आवर्ती उसमें हो रही है किसकी? शून्य की। ठीक है, दूसरा होता है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट का मतलब जो शांत हो गया है ना, रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग। तो पहला वाला आप जान गए। दूसरा होता है आपका अशांत आवर्ती। अशांत होगा और उसमें आवर्ती हो रही होगी। आवर्ती मतलब पुनरावृत्ति होना, किसी भी चीज का रिपीटेशन होना या पुनरावृत्ति होना। तो यहाँ पे जो दूसरा वाला एग्जाम्पल है 0.777 लिखा हुआ है ये, और आगे डॉट 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 लगा है, यानी ये कैसा है? अशांत है, क्योंकि आगे ये खत्म नहीं हुआ है, डॉट डॉट से यही रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे तो आवर्ती इसमें हो रही है किसकी? 7 की। आपको दिख रहा होगा 7 बार बार इसमें रिपीट हो रहा है। ठीक, तो इसको बोलते हैं हम रिपीटिंग, रिपीट तो इसमें हो रहा है, एंड नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। अब आते हैं तीसरे पे। तो तीसरा है आपका अशांत और अनावर्ती। अनावर्ती का मतलब जिसमें रिपीटेशन नहीं हो रहा है, तो इसको बोला जाता है नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग।
नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग इसको बोला जाता है, यानी इसका दशमलव प्रसार जो है वो अशांत अनावर्ती है। तो इनको क्यों हम समझ रहे हैं, इनको अभी समझ आएगा आपको क्यों इनको समझना जरूरी है। ये जो पहले दो हैं, शांत आवर्ती वाले दशमलव और अशांत आवर्ती वाले दशमलव, इन्हीं को गणित में कहा गया है परिमेय संख्याएं। क्या बोला गया है इनको? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, ठीक है। अब ये जो लास्ट वाला है अशांत अनावर्ती, इन्हीं को कहा गया है गणित में अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं या अपरिमेय संख्या, और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो बेसिकली इसमें जो महत्वपूर्ण एक सवाल आता है, ये प्रूव करना रहता है हमें कि सिद्ध करो या प्रूव दैट √2 या √3 इज इरेशनल, या बोले कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, या √3 एक अपरिमेय संख्या है, या √5 एक अपरिमेय संख्या। इस तरह का सवाल इससे बहुत ये फेमस सवाल है। इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आता है तो ये वाला क्वेश्चन मैक्सिमम आज तक आया है 99% पेपर्स में। तो ये वाला क्वेश्चन आपको बेसिकली सबसे पहले तैयार करना चाहिए इस चैप्टर के बाद, है ना। इस चैप्टर में तो आपको सबसे पहले उसके लिए समझना होगा कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो ये आपको ये तो समझ आ गया कि ये कैसे बनी है, दशमलव से बनी है। क्या कि शुरुआत के जो दो दशमलव के टाइप हमने पढ़े, शांत आवर्ती और अशांत आवर्ती वाले ही यहाँ पे बन के आए हैं गणित में परिमेय संख्याएं, और अशांत अनावर्ती वाले बन के आए हैं आपका अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, तो पहले परिमेय संख्या क्या होती है ये बात समझ लें। आपने 9th चैप्टर में पहला चैप्टर पढ़ा होगा 9th क्लास में, तब भी आपने इन संख्याओं के बारे में जाना होगा। वहाँ आपने डेफिनेशन भी जानी होगी यहाँ पे कि जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q डज नॉट इक्वल टू 0 और Q 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है पहले परिमेय संख्या क्या होती है। इसके उदाहरण आप देखेंगे, जैसे 0.6, पहला वाला जो दशमलव था 0.6, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्यों है परिमेय संख्या? क्योंकि हम इसको, जैसे हम 0.6 को क्या लिख सकते हैं, 6/10, है ना। दशमलव हटा के क्या लिख सकते हैं, 6/10 लिख सकते हैं। 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। तो ये क्या था, बेसिकली फ्रैक्शन फॉर्म में क्या था, ये 3/5। और 3/5 आप देख रहे होंगे, ये जो इसका स्वरूप आ रहा है, तो किस रूप का है, ये P/Q के रूप में हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। जिन दशमलव संख्याओं को हम P/Q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, जहां P और Q क्या होंगे, पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब रहता है आपका पूर्ण अंक, जिसमें दशमलव नहीं रखा है। जैसे आप देखेंगे 1 2 3 4 5 -1 -2, ये सब क्या हैं, आपके पूर्णांक हैं, है ना। तो यहाँ पे 3 और 5 क्या आ रहे हैं, आपके पूर्णांक आ रहे हैं। और इसकी एक कंडीशन रहती है, ये जो मेनली हमें पता होना चाहिए कि Q जो है हमारा 0 नहीं होना चाहिए। नीचे जो लिखा है हमारा 5 लिखा है, तो इसमें ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारा ये क्या है, 0.6 एक रेशनल नंबर है। ठीक है, इसलिए हम इसे कहेंगे एक ये परिमेय संख्या है। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल जैसे लिखा था 0.77, तो इसको हम लिख सकते हैं, क्लास 9th में भी आपने पढ़ा होगा, इस तरह से बार लगा के। इस बार का मतलब यही है कि इसके बाद दशमलव के बाद जो 7 है वो बार बार अनंत तक रिपीट हो रहा है।
अब इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या इसको बदल लेंगे? तो एक तो बेसिक मेथड आपको सिखाया गया होगा क्लास 9 के वीडियो में भी, मैंने अभी बनाया है उस पर वीडियो, तो आप उसमें देख सकते हैं बेसिक मेथड। बाकी आपको डायरेक्टली मैं बता दूं, अगर एक संख्या पे बार लगी है किसी ऐसे, तो इसको हम ऐसे बदल सकते हैं पी वाई क्यू के फॉर्म में। इसको 7 लिख के, जिस संख्या पे बार लगी है, जिस अंक पे बार लगा है 7 लिख के, एक संख्या है अगर एक अंक है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक 9 हमें लगा देना है। इसका उत्तर कितना हो जाएगा बदल के? 7/9। आपको अगर देखना ही है इसका डेरिवेशन, तो इसको ऐसे करते हैं, x बराबर मान लेते हैं 0.7 पे बार, और आप इधर भी 10 से गुणा करते हैं इक्वेशन में, और इधर भी किससे करेंगे? 10 से। तो 10 से गुणा करने के बाद ये दशमलव एक स्थान इधर खिसक जाएगा, तो ये हो जाएगा 7.7 पे बार। अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आप इस समीकरण से ये वाली समीकरण माइनस करेंगे, तो इधर 10x से x घटाएंगे तो 9x आपका बचेगा, और इधर आप माइनस करेंगे तो आपका बच जाएगा 7। ठीक है, और यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल लेते हैं कि x इक्वल टू आ जाता है 7/9। पर हमें ये सब 9th क्लास में पढ़ना होता है, ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं होगी 10th में इतना, बस आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ये सब क्या होगा, है ना। डायरेक्ट हम ऐसे चेंज कर सकते हैं, मान लिया कहीं ऐसे लिखा आ सकता है, वो भी इसका एग्जाम्पल होगा, 0.34 पे बार इस तरह से लगा है। इसका मतलब ये है 0.343434 अनंत तक आपका आ रहा है। इस प्रकार के अगर आपको डेसिमल को उसमें बदलना है परिमेय संख्या में, तो आप 2 अंक जो जिन पे बार लगा है वो लिखेंगे, और नीचे 2 9 लगा देंगे। अगर 2 अंकों पे बार है तो कितने 9 आ जाएंगे? 2 9 आ जाएंगे। अब ये किसी से सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा 34/99, है ना। तो इस तरह से मैं कह रहा हूँ, ये सब क्या होती हैं? आपकी परिमेय संख्याएं होती हैं। और परिमेय संख्या क्या है? जैसे 4 मैं लिखूं, क्या 4 एक परिमेय संख्या है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 4/1 लिख सकते हैं, पी वाई क्यू के रूप में रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं। ऐसी 0 भी एक परिमेय संख्या है, ध्यान रखिएगा, है ना, क्योंकि 0 को लिखा जा सकता है 0/1, और ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देखो 0/1 कितना होता है? 0 के बराबर होता है। तो आपका P0 है, यहाँ पे Q0 नहीं है, और डेफिनेशन में क्या होता है इसकी कि Q0 आपका नहीं होना चाहिए, P आपका 0 हो सकता है। P के बारे में कुछ बताया ही नहीं है ना। तो आपका 0 भी क्या है? एक परिमेय संख्या होगी। कहीं कहीं आपको हो सकता है इस तरह से बोल दे कि √16 क्या है? परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? तो आपको ये भी पता होना चाहिए, जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं, या कहे तो पूर्ण वर्ग जो संख्याएं होती हैं, अगर वो किसी के अंदर लिखी हैं वर्ग के अंदर, तो उनका तो वर्गमूल निकल जाएगा। जैसे 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 4, है ना। तो 16 का वर्गमूल अगर 4 आ जाएगा, तो आपका ये क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी। और जितने भी जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं, यानी जो आपके पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती, तो आपका जिनका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो आप अगर उस अंडर रूट के अंदर वो वैल्यू लिखी है, मान लिया 15 लिखा होता है यहाँ पे, 15 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो 15 क्या हो जाएगी? एक अपरिमेय संख्या आपकी हो जाएगी। तो परिमेय और अपरिमेय को सिद्ध करने के लिए पहले हमें परिभाषा उनकी जाननी जरूरी है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। अपरिमेय संख्याएं, तो अपरिमेय संख्याएं क्या हैं? अपरिमेय संख्याएं, ठीक। तो अपरिमेय संख्याएं यानी अंग्रेजी में बोलते हैं इन्हें इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? जिन संख्याओं को P/Q के रूप में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है, वे क्या कहलाती हैं? आपकी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे आपका 0 पॉइंट ऐसे लिखा है 549238, और ऐसे डॉट डॉट आपका ये लगा हुआ है। तो इस तरह की संख्या को हम, इसका जो दशमलव प्रसार है वो किस तरह का है? अशांत है एक तो, क्योंकि डॉट डॉट आ रहा है आगे, और कैसा है? ये अनावर्ती है।
कि इसमें कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है, कुछ भी रिपीटेशन नहीं हो रहा, अनावर्ती। तो इस प्रकार की संख्याएं क्या होती हैं, आपकी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। या आपको लिखें कि √2 अंडर रूट दो का रूट नहीं निकलेगा, तो ये भी क्या है, आपकी अपरिमेय संख्या है। पाई की बात करें तो पाई भी आपकी क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। या फिर आपको लिख दे कोई 3 + √5, किसी परिमेय संख्या में आप अगर अपरिमेय संख्या को जोड़ देते हैं या घटा देते हैं, वो भी क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या ही होती है, ठीक है। तो या फिर आपको आ जाए 6√7, तो ये भी अगर आप जान लें कि किसी अपरिमेय संख्या की आप परिमेय संख्या से गुणा कर देते हैं तो वो मिलके क्या बन जाती है, अपरिमेय संख्या ही बन जाती है। तो इन सब को हमें प्रूव करने के लिए भी आता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट सबसे है इस चैप्टर का, वो यही है, इनको हम सिद्ध कैसे करेंगे, ठीक है। तो अभी हमने इनकी डेफिनेशन जानी, आइए पहले सवाल की तरफ चलते हैं, इम्पोर्टेंट, कि इनको सिद्ध करना है हमें, है ना। पहला क्वेश्चन में लिखता हूं, सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, ये क्वेश्चन सबको हार्ड लगता है इसको समझना, मैं आपको समझा भी दूंगा। फिर भी अगर किसी बच्चे को लास्ट में अगर समझ न आए, तो अगर उसको वर्गमूल की विधि आती है, वर्गमूल निकालने की भाग विधि, तो उससे भी मैं करके अभी इस क्वेश्चन को दिखाऊंगा। आप एग्जाम में लिख के आइएगा, आपका कोई मार्क्स वहां पे नहीं कटेगा, क्योंकि इसको दो तरीके से किया जा सकता है। किताब में बस हमें एक ही तरीका दिया जाता है, उससे कई बच्चे रट के जाते हैं, तो आपको रटना नहीं है, पहले समझना है कि इसको सिद्ध हम कैसे करेंगे, ठीक। तो सिद्ध करने का तरीका क्या है, सबसे पहले इसमें मान लिया जाता है, क्योंकि हमें पता तो है ही कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या ही है, हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए हम इसमें मानते हैं पहले, क्योंकि माने बिना होता नहीं है कुछ भी गणित में। माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, √2 एक परिमेय संख्या है। अब जैसे ही आपने मान लिया √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या की परिभाषा आपने पढ़ी, तो परिमेय संख्याओं को क्या करा जा सकता है, P/Q के रूप में हम प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसलिए √2 बराबर क्या हो सकता है, आपका P/Q। √2 किसके बराबर होगा, P/Q के बराबर होगा, क्योंकि हमने इसे क्या माना है, परिमेय संख्या अपनी तरफ से माना है, ठीक है। तो आप इसमें ब्रैकेट में आपको जो लिखना है, जहां वही जो परिभाषा होती है उसकी, P और Q पूर्णांक हैं तथा P और Q का एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। आप इतनी बड़ी भी बात लिख सकते हैं, नहीं तो छोटा सा इसको लिख सकते हैं, तथा P और Q का HCF क्या है, 1 है। P और Q का HCF यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, सिर्फ 1 है। इस तरह की रेशनल नंबर की या परिमेय संख्याओं की ये प्रॉपर्टी होती है, तो हमने यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। जहाँ P और Q क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। और आप ये भी लिख सकते हैं Q डज नॉट इक्वल टू 0, पर उसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। और हमने माना है, क्या माना है, दूसरी बात, P और जो Q हैं ऊपर नीचे हैं, इनका कोई भी एक के अलावा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, मतलब ये एक के अलावा किसी से भी विभाजित नहीं होते हैं, ठीक है। इस तरह की कल्पना करने के बाद आप जैसे ही इसको करेंगे कि यहाँ पे मल्टीप्लाई आप करें, तो ये √2 के साथ Q की मल्टीप्लाई हो जाएगी और बराबर कितना हो जाएगा, P, ठीक है। ये करने के बाद आप रूट हटाएंगे यहाँ से, तो रूट हटाने के लिए क्या होगा, आपको दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा, दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा। आप लिख भी देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जो आप कर रहे हैं, ठीक है। इसको अंग्रेजी में भी लिख देते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आप इसका वर्ग करेंगे, तो √2 की मल्टीप्लाई
√2q से आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो मैं इधर करके भी दिखा देता हूँ, √2q गुणा √2 इंटू क्यू, है ना। तो क्यू क्यू की मल्टीप्लाई हो गई तो क्यू का वर्ग बन गया, ये तो हो गया। और √2 की मल्टीप्लाई करके क्या हो गया, 2। तो आपका ये हो जाएगा 2q² बराबर p²। ठीक है, इसका सॉल्यूशन थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए आप साथ साथ नोट करते चलिएगा और समझते भी चलिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गए हम बात। अब आपको ये बात समझनी है इस स्टेज में, क्या बात समझने की है कि आपका ये जो p² आ रहा है, p² वो किसके बराबर है, 2q² के। और देखो इसमें 2 एक गुणा में इसके साथ है, यानी ये 2 से विभाजित होगा, 2q²। तो इसका मतलब जो इसके इक्वल है क्या, p² में भी आपका 2 होगा, यानी p² भी आपका 2 से विभाजित होगा, यानी 2 से हमारा ये विभाजित हो जाएगा। तो इससे आगे आप लिखेंगे, इस लाइन को ही आगे लिख देता हूं मैं, 2q² इक्वल टू p² हमारे पे ये आ गया है। ठीक है, अब आप इसमें आप ये बात समझ गए होंगे मैं क्यों कह रहा हूं, इसलिए आपको लिखना है यहाँ पे, यहाँ क्योंकि p² 2 से विभाजित है। अब ये बात लिख लेते हैं, उसमें हमें समझ नहीं आता है कि हम क्यों कह रहे हैं ऐसा, तो आपको मैंने समझा भी दिया। ये 2q² किसके इक्वल है, p² के, यानी इसके अंदर भी 2 है और 2 से ये विभाजित होगा। क्योंकि p² 2 से विभाजित है, इसीलिए p भी 2 से विभाजित होगा। इसलिए p भी 2 से विभाजित होगा, और इसको आप समीकरण नंबर 1 डाल देंगे। ठीक है, क्योंकि p² के अंदर 2 है और वो 2 बार है। ठीक है, तो आप ये बात समझ गए होंगे कि अगर ये कट रहा है तो आप ये लिखेंगे आगे लाइन, इसलिए p भी 2 से विभाजित होगा। अब हम पे पता लग गया है कि p का गुणनखंड क्या है, 2 भी है। हमने ये बात अभी तक सिद्ध कर ली है। ठीक, इसके बाद आपको यहां से अब q के बारे में भी बताना है, तो आप यहां पे अब लिख लेंगे, अब माना p बराबर कितना है, 2c। जितना हमें रूट प्रूव करना है, √2 प्रूव करना है, तो आप 2c मान लेंगे सीधे सीधे, क्योंकि आप, मैं समझाऊंगा आपको ये 2c क्यों माना है, 4c भी मान सकते हैं यहाँ पे, पर 2c क्यों मान रहे हैं। 3c, अगर वहाँ पे √3 को हम प्रूव करेंगे तो वहाँ पे कितना मानेंगे, 3c। √5 को प्रूव करेंगे तो 5c। ये स्टेप आपको याद रखना है, क्योंकि हम p के बारे में तो बता चुके हैं कि क्वेश्चन बना चुके हैं, अब हम q के बारे में बताएंगे। तो q के बारे में कैसे बताएंगे, जब हम p में कुछ मान रखें। तो हमने p में क्या माना है, 2 का ही गुणज माना है, क्या, 2c। p बराबर कितना है, 2c, है ना। इसको हमने समीकरण बनाया था, तो समीकरण 1 में रखने पर ये समीकरण क्या है, 1 है। तो समीकरण आप लिख सकते हैं, समीकरण 1 में p का मान रखने पर, तो हम समीकरण 1 में अगर p का मान रखते हैं तो 2q² बराबर कितना हो जाएगा, p² है तो 2c का होल स्क्वायर हो जाएगा। p की जगह हमने क्या ले लिया, 2c। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो यह आ जाएगा आपका 2q² बराबर आपका 4c²। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, c का स्क्वायर क्या होगा, c²। ठीक है, और यहाँ से आप सिंप्लीफाई करें तो 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, कितनी बार, 2 बार कट जाएगा। तो बेसिकली यहाँ से जो इक्वेशन बन जाएगी वो क्या हो जाएगी, q² बराबर 2c²। q² बराबर 2c², ये आ गया आपके पास। अब देखो पहले जैसी कंडीशन बन रही है ना। जैसे हमने यहाँ कहा था कि 2 से क्या है, p² विभाजित है, इसीलिए p भी 2 से विभाजित होगा। ऐसे ही हम यहाँ पे कहेंगे, क्योंकि 2 से, इससे नीचे लिखेंगे नेक्स्ट पेज पे, क्योंकि 2 से आगे मैं लिख देता हूँ, q² बराबर, यह लिख लीजिए, 2c² बराबर
क्यू स्क्वायर हमारे पे प्राप्त हो गया है। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 2c² किसके बराबर है, क्यू स्क्वायर के, यानी इसमें भी क्यू में भी 2 का 2 है इसमें, यानी ये 2 से विभाजित हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, बराबर है। बराबर का मतलब यही तो है, इसमें अगर 2 है तो इस पे भी तो होगा क्यू में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस चीज को, क्योंकि क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, या भाज्य लिख सकते हैं, भाज्य है, इसलिए Q भी 2 से भाज्य होगा। और आप इसको बना लेंगे क्या, समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब आप पीछे देखिएगा एक बार, यहां पे भी समीकरण 1 में क्या है, जो P का गुणनखंड है वो क्या आ रहा है, 2, क्योंकि ये 2 से विभाजित हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा आगे कि Q का गुणनखंड भी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, क्योंकि ये 2 से विभाजित है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से ज्ञात होता है कि 2P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन। समीकरण 1 और 2 से हमें क्या ज्ञात हो रहा है, ये ज्ञात हो रहा है कि भाई P भी 2 से कट रहा है और Q भी 2 से कट रहा है, यानी इसका कॉमन गुणनखंड आ रहा है नहीं। तो हमें ये बात पता लगी, समीकरण 1 और 2 से ज्ञात होता है कि 2 जो है P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जबकि हमने माना था कि P और Q का 2 के अलावा 2 से अतिरिक्त, 1 से अतिरिक्त माना था ना, उसमें स्टार्टिंग में ही जो माना था हमने, क्या माना था, 1 से अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड नहीं है। कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। भाई जो यहाँ पे हमने √2 को जब हमने परिमेय संख्या माना, तो हमारा इनका हमने वहां माना था कि P और Q का 1 के अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और यहाँ पे क्या आ रहा है, इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 आ रहा है ना। तो इससे आगे बस हमारा ये क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। हमने माना कुछ और था और यहाँ पे क्या आ रहा है, उसके विपरीत आ रहा है। यहाँ पे उभयनिष्ठ गुणनखंड आपका आ जा रहा है, इसीलिए आप इससे आगे लिखते हैं, यह विरोधाभास इसलिए उत्पन्न हुआ है क्योंकि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। हमने उसको माना ही तो था, हमें तो पता है वो अपरिमेय है। तो ये क्या हो गया, इसमें विरोधाभास इसलिए उत्पन्न हो गया। तो हम इसलिए यही लिखना है, यह विरोधाभास इसलिए उत्पन्न हुआ है क्योंकि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। इति सिद्धम इसमें लिख दिया जाता है। इति सिद्धम अंग्रेजी में लिख देंगे आप, हैंस प्रूव्ड। देखो लैंग्वेज भी ये अंग्रेजी में ही बता सकते हैं, अगर कोई बच्चा लिख रहा हो अंग्रेजी में तो आप लिख सकते हैं कि दिस कंट्राडिक्शन अराइजेस बिकॉज √2 इज
not an rational number. Root 2 is not a rational number, so root 2 is an irrational number, hence proved. आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, उसमें मैं आपको लैंग्वेज में बोल सकता हूँ, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अगर इसको पढ़ रहे हैं क्लास को, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया होगा पूरी तरह। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, ये क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, ये आता ही आता है, इसकी जगह रूट 3 रूट 4 शुरुआत से आप देखिएगा। हमें सिद्ध करना था रूट टू क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने क्या किया, हमने मान लिया कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए हम रूट 2 को p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि परिभाषा परिमेय संख्या की यही कहती है, जहां p और q क्या है, पूर्णांक है, तथा p और q का एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। या आपको इसे भी छोटी भाषा में लिखना होगा, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो लूंगा उसमें मैं छोटी भाषा में लिख दूंगा इसे, और थोड़ी शॉर्ट हो जाएगी, बच्चों को कम लिखना पसंद रहता है, ठीक है, कम में ही काम चल जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं जहां p और q क्या है, सह अभाज्य हैं। सह अभाज्य का मतलब भी वही होता है जिन संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है 1, यानी उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ क्या होता है 1, उन्हें सह अभाज्य संख्याएं भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं सह अभाज्य कहूँ इसकी जगह, सारे की जगह, तो आपका एक ही शब्द में आ जाएगा वो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम कर लेंगे, बाकी आप यहाँ पे समझिएगा। इसके बाद क्या हुआ, हमने इसका रूट हटाने के लिए इन दोनों को क्या कर लिया, वर्क कर लिया, और यहाँ पे हमारे सामने जो आया 2q² के बराबर आया आपका p², ठीक है। अब हमें ये बात पता है कि 2q² अगर p² के बराबर है तो यहाँ पे तो 2 है गुणा में, और ये इसके बराबर है, इसलिए इसमें भी होगा 2, ठीक है। तो हमने आगे लिखा, आगे बोला हमने, क्योंकि p² 2 से विभाजित है, क्योंकि ये भी 2 से विभाजित होगा, ये भी तो हो ही रहा है, तो ये भी होगा 2 से विभाजित है, इसलिए p भी 2 से विभाजित होगा, जो इसका अंडर रूट होगा वो भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। अब हमने एक तरह से दिखा दिया है 2 को गुणनखंड, किसका, p का, ठीक है, p का गुणनखंड दिखा दिया जब उससे विभाजित हो रहा है 2 से। अब हमें q का भी दिखाना पड़ेगा, तभी तो विरोधाभास कर पाएंगे हम, तभी तो सिद्ध कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमने माना ही उल्टा है, वहां पे हमने उल्टा मान लिया है ना, होती वो अपरिमेय संख्या, हमने माना क्या है उसे, परिमेय संख्या, ठीक। तो अब हमने माना, इसलिए 2 बराबर क्या हो गया आपका, p बराबर क्या हो गया 2c, ठीक है। तो क्योंकि p की जगह रखना है तो p को ही मानेंगे। अब समीकरण ए में p का मान रखने पर आपने जैसे ही रखा, आपको क्या मिला, ये सिंप्लीफाई करके आया q² बराबर 2c²। तो आपने बोला आगे कि यहाँ पे सेम बात है, 2c² अगर q² के बराबर है, अगर ये विभाजित हो रहा है 2 से, तो ये भी विभाजित होगा। तो क्योंकि q² 2 से भाज्य है, इसीलिए q भी 2 से भाज्य होगा। अब आपने इसको समीकरण नंबर 2 कहा। तो आपने पहले और दूसरे से ये निकाला कंक्लूजन कि भाई 2 जो है वो p और q का क्या आ रहा है, उभयनिष्ठ गुणनखंड, जबकि हमने माना था कि p और q क्या है, p और q का एक से अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, हमने स्टार्टिंग में यही माना था, और यहाँ पे क्या जा रहा है 2। तो आपने कहा कि ये जो विरोधाभास इसलिए उत्पन्न हुआ है बीच में, हमने माना कुछ और था, आ कुछ हो रहा है, ठीक है, क्योंकि रूट 2 एक क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, वो परिमेय संख्या होती तो आपका ये विरोधाभास उत्पन्न नहीं होता। तो हो गया है, तो इसलिए हुआ है क्योंकि अतः रूट 2 एक क्या है, आपकी अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर है, इति सिद्धम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक और लेता हूं इस पे, रूट 3 का। इसी को हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन से कैसे कर सकते हैं, यहीं पे देख लीजिएगा इसका दूसरा तरीका करने का। इसको, इसी क्वेश्चन को आप इतना सा सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं। क्या आप इस तरह से बस रूट 2 का डिवीजन मेथड से आप अगर निकालना जानते हो तो रूट 2 को हम इसका रूट निकालेंगे डिवीजन मेथड से, आगे कितने भी जीरो के जोड़े ले सकते हैं पॉइंट लगा के, इसका मतलब इसके बाद तो कुछ होता ही नहीं है, तो आप जोड़े आपको उतारने पड़ते हैं इसमें, जो बच्चे जानते हैं। तो इसका रूट जब निकालेंगे तो आप दिखाना पड़ेगा आपको 3 दशमलव के स्थान तक कि आपका उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा आ रहा है। तो आप दिखाएंगे यहाँ से, जैसे 1 1 1 यहाँ पे आ जाएगा, एक से एक बार इसमें वर्ग से वर्ग ही पढ़ा जाता है, एक दूनी दो नहीं होगा, यहाँ पे एक एकम एक ही आएगा, बचेगा 1। आप दूसरा जोड़ा उतारेंगे 0, यहाँ पे इसका डबल कर लेते हैं, जिसको अगर आता है ये मेथड, नहीं तो मैं एक क्लास में इसकी लूँगा वर्ग और वर्गमूल की, तो उसमें आप देख लीजिएगा वीडियो, और उसमें आपको ये भी करना आपको आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसका डबल कर लेते हैं, और यहाँ पे क्या लेते हैं, वो नंबर लेते हैं, दशमलव लगा लेंगे क्योंकि दशमलव आ चुका है,
जिस बार तक चला जाएगा, जो नंबर यहाँ लेते हैं वही यहाँ लिया जाता है। अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, ठीक है, बचेगा आपका 4। फिर आप ये 2 जीरो उतार लेंगे, इसका डबल यहाँ कर देंगे, 28 हो जाएगा अब, ठीक है। अब यहाँ पे कितनी बार जा सकता है, तो एक बार ही जा सकता है, क्योंकि मैं 2 बार रखूंगा, 2 दूनी 4, इससे 400 से ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से ये 281, आप इस तरह से 9 आ जाएगा, एक, ठीक है, 119 बच जाएगा। तो आपका ये 2 जीरो फिर उतार लीजिए आप, इसका डबल कर लेंगे, 2 8 2, तो ये 4 बार चला जाएगा लगभग, 4 दूनी 8000, हाँ ठीक है, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8 और 1 9 और 4 अट्ठे 32, 3, 4 दूनी 8 और 3 11, तो 11,296। ये बचेगा कितना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर, 4 बचेगा। एक बार और दिखाना पड़ेगा, लगभग 4 दशमलव के स्थान तक आप इसमें दिखाएंगे जरूर, ठीक है। 4 जीरो और इसके आगे क्योंकि और जीरो भी ले सकते हैं, कितने भी जोड़े, 8 में से 2 गया 6, ठीक है। तो इसके बाद 2 जीरो उतार लेंगे, इसका डबल हो जाएगा, यहाँ पे मैं बना देता हूँ ये 8 2 8 2, है ना, तो 2 बार जाएगा ये लगभग, तो 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, इसके आगे नहीं करना है आपको, ये 4142 आता है इसका, आपको मतलब ये दिखा देना है यहाँ पे इस तरह से, 2 16 और 2 दूनी 4 और 1 5, 2 अट्ठे 16 5, ये लगभग आ जाएगा। अब इसके आगे नहीं करना, यहीं पे रुक जाना है आपको, और यहाँ पे रुक के आपको रिमाइंडर लिख देना है, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार जो आ रहा है, बस इतना सा लिखना है इसको सिद्ध करने के लिए, क्योंकि √2 का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। अभी आपने पढ़ी थी डेफिनेशन, इनका जो दशमलव प्रसार वो होता है, वो क्या होता है, अशांत अनावर्ती होता है, जो कि आ रहा है, शांत अनावर्ती का अशांत अनावर्ती है, ठीक है। आपको पता है डॉट डॉट ये खत्म थोड़ी हुआ है, आप यहाँ से लिख देंगे ऊपर बस, √2 बराबर क्या आ रहा है, 1.4142, और आगे ऐसे डॉट डॉट लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि ये कटेगा तो है नहीं, फिर बच जाएगा, फिर ऐसे ही हम करते रहेंगे, कभी खत्म नहीं होगा, एक अपरिमेय संख्या है, इति सिद्धम। तो आप दोनों सॉल्यूशन आप उतार लीजिए, ताकि आपको लगे कि आप वैसे नहीं कर पा रहे हैं, वो सब नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इस तरह से कर देंगे, आपको फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। मेरी बात समझिएगा, एक पेज में तो यही आ जाएगा आपका, और तो छोटी सी लाइन ये लिखनी है आपको, जरा सा सॉल्यूशन होगा इसका। तो 2 तरह से आपको सॉल्यूशन हो गया ये इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट आते हैं, इसी में एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, √3 का करा देता हूँ, अब मैं फटाफट करूँगा, अब आप समझ गए होंगे। सिद्ध करो √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो √3 एक अपरिमेय संख्या है, सबसे पहले वही स्टेप होगा, हम मान लेंगे, माना √3 एक परिमेय संख्या है। मानने के बाद आप समझ गए हैं कि √3 अगर परिमेय संख्या है तो √3 को p/q के रूप में आपका लिख सकते हैं, और भाषा अगर छोटी करनी है तो आप यहां लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है तथा सहअभाज्य हैं। सहअभाज्य का मतलब मैंने आपको बता दिया, सहअभाज्य का मतलब क्या होता है, जिनका HCF या कॉमन फैक्टर जो होता है वो सिर्फ 1 होता है, वो संख्याएं आपकी सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। तो आप इतने छोटा सा भी लिख सकते हैं, इसका मतलब भी वही हो गया, ठीक। आप इसके बाद 3√3q बराबर p हो जाएगा, और आप इस यहाँ पे लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर
तो आपने अगर दोनों तरफ वर्क कर दिया तो ये कितना हो जाएगा 3q², ये कितना हो जाएगा आपका p²। अब आप समझ गए होंगे कि अगर इसमें 3 है, ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये भी 3 से डिवाइड होगा। तो यही लाइन आप इसके नीचे लिख देंगे, क्योंकि p² 3 से भाज्य है, इसीलिए p भी 3 से भाज्य होगा। और आप इसको समीकरण नंबर 1 बना देंगे। ठीक है, आप ये बात आप समझ पा रहे हैं, ये हम क्यों लिखते हैं लाइन। आगे इसके नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम मानते हैं अब माना p बराबर 3c, जितना रूट प्रूव करना होगा आप उतना मान लेंगे। ठीक है, 3c मान लिया आपने, तब समीकरण 1 में अब माना p बराबर 3c, और समीकरण 1 में मान रखने पर क्या होगा। आप समीकरण 1 में मान रखेंगे तो आपका 3q² बराबर आपका क्या था, ये p² था, तो p की जगह आपने 3c रख दिया, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 3q² बराबर कितना हो जाएगा 9c²। ठीक है, अब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 टाइम कट जाएगा, आपको बेसिकली क्या मिला 3c², ये जो है किसके बराबर आ रहा है q² के। ठीक, तो अब 3c² q² के बराबर है। आप ये बात कह सकते हैं क्योंकि ये अगर 3c² 3 से कट रहा है तो ये भी कटेगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। तो यहां पे लिख देंगे आप, क्योंकि q² 3 से भाज्य है, इसीलिए q भी 3 से भाज्य होगा, 3 से भाज्य होगा। और इसको समीकरण नंबर 2 डाल देंगे। ठीक है, और आप इसके बाद समझ गए होंगे, आपको यहाँ पे आपने माना था उन्हें सहभाज्य, और आपका यहाँ पे आ रहा है क्या 3, उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है। आपने पीछे देखा 3 से p भी कट रहा है और 3 से यहाँ पे q भी कट रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से ज्ञात होता है कि 3 p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ मतलब दोनों में जो है कॉमन है, गुणनखंड है, जबकि हमने माना था कि p और q सह अभाज्य हैं, p और q सह अभाज्य हैं। ठीक है, अभाज्य भाज्य ये भी जिसको नहीं पता है थोड़ा सा मैं बता दूंगा अभी इंटीजर्स के बारे में भी। सहभाज्य है, यह है विरोधाभास, इसमें अब लिख देना ये विरोधाभास हो रहा है, यह विरोधाभास इसलिए उत्पन्न हुआ है क्योंकि √3 एक परिमेय संख्या नहीं है। √3 एक परिमेय संख्या नहीं है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार से आपको क्या कर लेना है, इति सिद्धम लिख दिया आपने। इसी प्रकार से आपको करके देखना है √5 का, उसमें 5c मान लेंगे, सेम यही होना है, 5 उसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड आ जाएगा, भाषा सेम यही लिखनी है। ठीक है, तो ये आपका रहेगा होमवर्क। इसमें एक क्वेश्चन जो इस तरह से बनाता है इसी में लिख देता है, वो बहुत ही आसान हो जाएगा अब आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 3 डालिएगा, जैसे आता है सिद्ध करो 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है।
5 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी सिद्ध करना होता है मान लेंगे, माना 5 प्लस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इन क्वेश्चंस में ऐसे बहुत इजी होते हैं, ये वाले जो सिंपल आएगा ऐसे ही रूट 11 आ जाए, रूट 7, वो तो आपको वैसे ही करना है। दूसरा तरीका क्या है आपका, डिवीजन मेथड का, जो वर्गमूल से मैंने दिखाया था, वो आप वर्गमूल निकाल के भी रूट 3 का भी दिखा सकते हैं। ठीक है, वो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, साथ ही साथ बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराए जाएंगे। आपको फिलहाल तीसरे टाइप में इस तरह का जब सवाल देगा आपको दूसरे टाइप में, तो 5 प्लस रूट 3 आपने परिमेय संख्या मान ली, ये बहुत ही सिंपल हो जाता है। अब 5 प्लस रूट 3 बराबर हम लिख सकते हैं क्या, पी वाई क्यू, और वही है ना पी वाई क्यू। अब आपको कुछ नहीं लिखना है, वही बात लिख लेनी है, जहां P और Q पूर्णांक हैं और सहअभाज्य हैं। सहअभाज्य हैं, ठीक है, ये बात लिख दिया आपने। अब आपको पता है Q की मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगी, तो इसमें अगर मल्टीप्लाई करें Q की तो 5 से करेंगे, फिर रूट 3 से, तो ये कितना हो जाएगा 5Q प्लस रूट 3Q, दोनों से मल्टीप्लाई होगी, बराबर क्या आ जाएगा P, है ना। तो आपको इसमें अप्रोच क्या करनी है, आपको ये जो रूट वाली वैल्यू है, आप जानते हैं रूट 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो आपको इसको सिंगल कर लेना है एक साइड। सिंगल कैसे करेंगे, ये जो इसके साथ है इधर ले जाएंगे, तो रूट 3 क्यू बराबर कितना हो जाएगा P माइनस 5Q, P माइनस 5Q। अब रूट 3 बराबर क्या हो जाएगा, खाली रूट 3 रहना चाहिए इधर, तो ये क्योंकि गुणा में है डिवाइड में आ जाएगा, तो यह आ जाएगा P माइनस 5Q अपॉन Q। ठीक है, अब आपको यहीं से बता देना है, यहां से बता देना, ये देखो क्या है, आप दिखा भी सकते हैं, ये इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, अपरिमेय है, और इसको आप लिख सकते हैं जब भी ये P और Q कोई यहाँ पे अगर पूर्णांक होंगे, तो ये आप जानते होंगे कि अगर परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से परिमेय संख्या घटाएं या उसे भाग दें या गुणा करें, तो हमेशा क्या आती है, परिमेय संख्या। तो ये टोटल जो बनेगी ये पूरी, ये क्या होगी आपकी परिमेय संख्या होगी, चाहे आप P को Q को कुछ भी रख लीजिए, आपको एक परिमेय संख्या ही ज्ञात हो जाएगी। तो ये क्या है आपकी परिमेय संख्या, एक तरफ आपने दिखा दिया परिमेय, एक तरफ दिखा दिया अपरिमेय संख्या, है ना। इसी के नीचे बस वो बात लिख देनी है ना, इन दोनों के नीचे एरो लगा के ऐसे, और नीचे वो बात लिख देनी है कि यह है विरोधाभास, क्योंकि यहाँ पे तो अपरिमेय आ रही है और यहाँ पे क्या आ रही है उसके बराबर में परिमेय। क्या अपरिमेय और परिमेय कभी बराबर हो सकते हैं, नहीं हो सकते, तो ये क्या हो रहा है एक तरह का विरोधाभास। तो इसी के नीचे आप लाइन लिख देंगे कि यह विरोधाभास, यह विरोधाभास, इसमें छोटा सा ही लिखना पड़ेगा, यह विरोधाभास इसलिए उत्पन्न हुआ है क्योंकि 5 प्लस रूट 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है, अतः 5 प्लस रूट 3 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इति सिद्धम। ठीक है, ये कैसे हो जा रहा डबल डबल, हैंस प्रूव्ड आप लिख सकते हैं या लिख सकते हैं इति सिद्धम। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से आप करेंगे। ठीक, तो अभी के लिए आप इसी को एक बार देखिएगा दोबारा इस वीडियो को, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का कंसेप्ट आपको समझाया जाएगा। इस पे लगभग 4 वीडियो आपकी इस चैप्टर की होंगी, छोटी छोटी ऐसे ही, और आप अगर इन चारों को पढ़ के जाते हैं
तो आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो इस पैटर्न से अलग नहीं आएगा, ये आप विश्वास रखिएगा। तो बने रहिएगा। आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।